Hello and welcome to my YouTube channel. And today I will discuss Ethics, Integrity and Aptitude GS Paper 4 2023. Two other questions. पिछले पार्ट में मैंने दो प्रश्नों को हल किया था. इस पार्ट में भी मैं दो प्रश्नों को 4A और 4B का मॉडल आंसर किस तरह का होना चाहिए इस पर डिस्कशन करूंगा. तो 4A क्वेश्चन, सफलता चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है. What really matters for success, character, happiness and lifelong achievement is a definite set of emotional skills, your EQ, not just purely cognitive ability that are measured by conventional IQ tests. तो प्रश्न के दो भाग हैं. जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि प्रश्न को दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में जो भी उनके हिस्से हैं उसमें तोड़ देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए और फिर सभी हिस्सों को एक एक कर उन पर फोकस करके आंसर लिखना चाहिए. यहाँ पे प्रश्न के दो हिस्से हैं. एक हिस्सा बोल रहा है कि चरित्र, सफलता, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियां IQ से संबंधित हैं और दूसरा हिस्सा बोल रहा है कि इन्हें EQ से नापा जाता है. तो हमें EQ और IQ को डिफरेंशिएट करते हुए ये बताना है कि सफलता, चरित्र, खुशी और उपलब्धियों में किसका ज्यादा रोल है, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है. तो मैंने यहाँ पर पहले से एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एथिक्स शब्द निकलकर कहाँ से आया है. तो इसकी शुरुआत होती है सेल्फ इंटरेस्ट से कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वहित के से संचालित होता है, सेल्फ इंटरेस्ट से संचालित होता है. उसके सेल्फ इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट से उसे जो प्राप्त होता है वो होती है खुशहाली या सुख, प्लेजर. और ये अंतिम जो सर्वोच्च शुभ है या सुख है जिसे खुशहाली कहते हैं, जिसे ग्रीक में यूडेमोनिया कहा जाता था, इसकी प्राप्ति सभी इंसानों का अंतिम लक्ष्य है. तो इसकी प्राप्ति IQ से होगी या EQ से होगी, इसका जवाब इस प्रश्न के अंतर्गत देना है. तो यूडेमोनिया का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो वर्च्यू, ड्यूटी और कॉन्सेंस पर फोकस करता है. जैसा कि प्लूटोनिक एथिक्स की बात करें हम या ग्रीक एथिक्स की बात करें जो सद्गुणों पर जोर देता है. ड्यूटी बेस्ड एथिक्स कांट का ड्यूटी, कर्तव्य सिद्धांत जो डिओन्टोलॉजी पर बेस्ड है, जो रेडीमेड रूल्स रेगुलेशंस के पालन पर जोर देता है. और तीसरा है कॉन्सेंस अंतःकरण की आवाज. बटलर इसके बहुत बड़े प्रणेता रहे हैं. तो ये तीनों क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत आते हैं. और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो अभी कुछ दशकों से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो खुशहाली को लेकर बात करता है, ये समझाता है खुशहाली या यूडेमोनिया की प्राप्ति के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन, व्यक्ति के अंदर के पोटेंशियल को पहचानना, उस पोटेंशियल को विकसित करना और उस पोटेंशियल के अनुसार अधिक से अधिक प्लेजर, सुख को प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना और अंतिम सुख यूडेमोनिया को प्राप्त करना. तो हम देखेंगे कि चाहे क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो या मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो, इन दोनों से ही जो भी इनकी थ्योरीज हैं वो कैरेक्टर के निर्माण की, चरित्र के निर्माण की बात करती हैं. इस चरित्र निर्माण के आधार पर व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और ये सफलता को IQ से प्राप्त किया जाता है या EQ से. ये जो चरित्र है, वर्च्यू, ड्यूटी या कॉन्सेंस की बात करें, ये IQ से प्राप्त होंगी या EQ से. यही इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य है. तो मैं बात करता हूं कि IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट. इंटेलिजेंस कोशेंट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि IQ वास्तव में, IQ की अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस कोशेंट व्यक्ति की मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज मानसिक आयु और उसकी जैविक आयु का अनुपात होती है. अर्थात कोई अगर 10 साल का बच्चा है, उसकी उम्र 10 साल है और वो 12 साल के बच्चे जैसी मानसिक योग्यता रखता है तो उसका IQ 120 माना जाएगा. चलिए, ये तो सामान्य परिभाषा हो गई IQ की. तो इसका मूल IQ का मूल जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर जो मैथमेटिकल नॉलेज है, व्यक्ति के अंदर जो याद करने की क्षमता है, रीजनिंग, सारी की सारी जो मानसिक तर्क शक्ति है, जिसे एम्पिरिकल नॉलेज या रैशनल नॉलेज के तौर पर देखा जा सकता है, इन दोनों नॉलेज में व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है तो वो उसका IQ अधिक है. इस कारण से वो श्रेष्ठ है. तो क्या उस श्रेष्ठता के आधार पर व्यक्ति को ये सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियां प्राप्त होंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है. हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि विश्व के बड़े बड़े महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त, तकनीकी डिग्री प्राप्त लोग, मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त लोग
प्राप्त लोग भी अपने जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। वहीं ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग, बहुत छोटे क्षेत्र गांव से आने वाले लोग या बहुत छोटे कॉलेजेस में पढ़ने वाले लोगों ने बहुत बड़े बड़े मानक स्थापित किए हैं, स्टैंड सफलता के की स्थापना की है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस होना, उनका भावनात्मक रूप से संचालित होना, उनके अंदर भावनात्मक तीव्रता का होना। तो अगर मैं इमोशनल कोशेंट की बात करूं तो इमोशनल कोशेंट को दो रूप में देखा जाता है। एक होता है पर्सनल इमोशनल कोशेंट, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और दूसरा होता है सोशल इमोशनल कोशेंट, सामाजिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता। व्यक्तिगत भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचाने, नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं को पहचाने, उनको आइडेंटिफाई कर ले और फिर उनको नियंत्रित करना सीख जाए, और उसको नियंत्रित करके व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे, खुशहाली प्राप्त करे। तो जिन व्यक्तियों का ईक्यू अधिक होता है वो अपने अंदर चलने वाली भावनाओं को समझ जाते हैं, जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं उनको रेगुलेट कर लेते हैं और उनके प्रभाव में नहीं आते, और सकारात्मक भावनाओं को में वृद्धि कर सकते हैं और अधिक से अधिक समाज में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर सोशल इमोशनल कोशेंट की बात करें तो यहाँ पर एम्पैथेटिक होना, व्यक्ति को समानुभूति का ज्ञान होना, अर्थात दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, किस तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं, उसको जानना, उनको समझना और उनको नियंत्रित करना आ जाए, तो व्यक्ति का सोशल इमोशनल कोशेंट अधिक होता है। इसके अंतर्गत सोशल इंजीनियरिंग जैसी चीजें आती हैं, जहां व्यक्ति एक बड़े पैमाने पर समाज के लोगों की भावनाओं को समझता है और उसके अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाता है और जीवन में बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त करता है। हम सभी जानते हैं कि खुशहाली, व्यक्ति को खुशहाली या जो परम शुभ, अधिक से अधिक खुशहाली, मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात करें, जो यूडेमोनिया है, उसे प्राप्त कहां से होगी? वो प्राप्त दो चीजों से होती है, भौतिक वस्तुओं से और आध्यात्मिक वस्तुओं से, भौतिकता के आधार पर और आध्यात्म के आधार पर। और ये दोनों ही चीजें व्यक्ति अकेला प्राप्त नहीं कर सकता। इनकी प्राप्ति के लिए उसको समाज से बहुत सारा सहयोग लेना होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, और समाज से अधिक सहयोग अगर हमें लेना है तो समाज की भावनाओं को समझना, उन भावनाओं को नियंत्रित करना और उनके अनुसार अपने परिणामों को प्राप्त करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आईक्यू काफी पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, और व्यक्तिगत सफलता बहुत सूक्ष्म होती है। व्यक्ति अपने स्वयं के एफर्ट्स के आधार पर बहुत ही छोटे परिणाम प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब वो पूरे समाज का सहयोग प्राप्त करके अगर अपने इनपुट्स देता है तो उससे एक बड़े आउटपुट या बड़े परिणाम की प्राप्ति होती है, जिससे एक वृहद शुभ की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हैप्पीनेस या प्लेजर की मात्रा में वृद्धि होती है। तो आपको यहाँ पर इस उत्तर को लिखना था इस तरह से। और समर्थन में जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, तर्क भी बताया, आपको उदाहरण भी बताया मैंने। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देख लें हम, इमोशनल कोशेंट के आधार पर वो एक महान व्यक्ति बने। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल कोशेंट के आधार पर उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। ये इस प्रश्न को आप मेरी पुस्तक नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, जो संगम बुक्स ओरिएंट ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, इसमें आप अगर इसके पृष्ठ क्रमांक 108, 109, 115, 117, 102, 103 और 105 को पढ़ेंगे तो आप इस प्रश्न का बहुत अच्छे से और डिटेल में आंसर दे सकते हैं। तो यदि आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में जो लिंक है उस लिंक से आप वहां पर सीधे पहुंच सकते हैं। अमेजोन से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और अपने नियरेस्ट शॉप से भी, बुक स्टॉल से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा प्रश्न था कि डिफरेंशिएट मोरल इंट्यूशन फ्रॉम मोरल रीजनिंग विद एग्जांपल, नैतिक अंतर्ज्ञान से नैतिक तर्क शक्ति का अंतर स्पष्ट करना है। यहां पर फिर मैं वही बात करूंगा, प्रश्न एक पार्ट है जो पूरा कंप्लीट प्रश्न है, जिसमें प्रश्न के दो हिस्से हैं, या मैं कहूं कि प्रश्न में दो कीवर्ड्स हैं। एक कीवर्ड है नैतिक अंतर्ज्ञान, दूसरा है नैतिक तर्क शक्ति। अब यदि अगर ये 150 शब्दों का प्रश्न है तो अगर हम 75 शब्द इस पर दे दें अंतर स्थापित करते हुए, तो हम इसको एक बैलेंस वे में आंसर दे सकते हैं। तो पहले बात करता हूं मैं नैतिक अंतर्ज्ञान की, मोरल इंट्यूशन की। यहां मोरल इंट्यूशन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इंट्यूशन
और दूसरा मोरालिटी। इंट्यूशन की बात करें, इसे कहते हैं अंतर प्रज्ञा, या यहां पर जो हिंदी इसका दिया गया अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मस्तिष्क से निकलने वाला ही ज्ञान है, ये एक तरह का कॉग्निटिव नॉलेज है, संज्ञानात्मक ज्ञान है। तो मस्तिष्क से, ब्रेन से ही ये ज्ञान निकलता है, और ब्रेन से ये ज्ञान अंडरस्टैंडिंग के रूप में स्पॉन्टेनियस सडनली निकलता है। ये बहुत अधिक नहीं लेता, समय अधिक नहीं लेता, और जो आपकी समझ है उसके आधार पर ये एक तरह का ज्ञान प्रदान करता है। ये जो ज्ञान है, जब ये ज्ञान दो तरह का होता है, एक तो ये सेल्फ एविडेंट ट्रुथ के रूप में होता है जिसे एक्सियोम कहते हैं, और दूसरा ज्ञान होता है मोरल नॉलेज। यहां पर हमसे मोरल इंट्यूशन की बात चल रही है, यहां हम एक्सियोम पर फोकस नहीं करेंगे, मोरल इंट्यूशन की बात करेंगे। मोरल इंट्यूशनलिज्म के आधार पर एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि मस्तिष्क से अंडरस्टैंडिंग या समझ के रूप में व्यक्ति नैतिक न्याय वाक्यों को निकालता है या नैतिक न्याय वाक्यों को उत्पन्न करता है। नैतिक न्याय वाक्यों का मतलब है ऐसे वाक्य जो ऑट स्टेटमेंट होते हैं, जो नैतिकता की बात करते हैं। जैसे मुझे सदैव सत्य बोलना चाहिए, या चाहिए ऑट स्टेटमेंट है, ऑट प्रपोजिशन है, जिसे नैतिक न्याय वाक्य मोरल जजमेंट कहा जाता है। तो ये सभी के सभी जो भी मोरल जजमेंट्स होते हैं वो मोरल इंट्यूशन से अंतर प्रज्ञा के रूप में या अंतर्ज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं। और इन ये जो अंतर्ज्ञान के रूप में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, रिचर्ड प्राइस ही इसे अंडरस्टैंडिंग के रूप में परिभाषित करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। मूर एक दर्शन शास्त्री हुए हैं, वो अपनी बुक प्रिंसिपिया एथिका में बोलते हैं कि नैतिकता का आधार प्रज्ञा है। प्रज्ञा का मतलब है कि इंट्यूशन। हम जानते हैं कि शुभ क्या है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं कर पाते। मूर कहते हैं कि मुझे पता है कि मोरालिटी क्या है, हम सभी जानते हैं कि नैतिक क्या है, नैतिक न्याय वाक्य क्या है, लेकिन जब हमसे कहा जाता है कि इसे डिफाइन करो तो हम इसे डिफाइन नहीं कर पाते, इसे परिभाषित नहीं कर पाते। ये और अधिकांश समय जो हमें इंट्यूशन से ज्ञान प्राप्त होता है, नैतिक ज्ञान प्राप्त होता है, वो अधिकांश समय सही होता है, और इसको हम रियल वर्ल्ड में इसको हम अनुभव के माध्यम से प्रमाणित भी कर सकते हैं कि यह सही ज्ञान है या गलत ज्ञान है। और नैतिकता सही अंतर प्रज्ञा, सही जो रियल करेक्ट जो इंट्यूशन है उसके आधार पर ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है। ये तो मूर का स्टेटमेंट है। रॉस कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में सभी तथ्यों के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर जब तर्क शक्ति की बात आती है तो वहां पर हम मूर के इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि हम एक समय में किसी भी विषय पर अगर हमें नैतिक वाक्य जनरेट करने हैं, मोरल जजमेंट्स अगर हमें जनरेट करने हैं, उत्पन्न करने हैं, तो हम हमारे पास सारे फैक्ट्स एक समय में नहीं हो सकते, और सारे फैक्ट्स एक समय में नहीं हो सकते तो हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। तो तर्क शक्ति के आधार पर हम नैतिक वाक्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं, फोकस करते हैं मोरल रीजनिंग पर। नैतिक तर्क शक्ति क्या है? तो रीजनिंग का अर्थ होता है मस्तिष्क पर क्रिया होना। देखिए, इंट्यूशन से भी ज्ञान मस्तिष्क से निकल रहा है, मोरल रीजनिंग में भी ज्ञान मस्तिष्क से ही प्राप्त होता है, तो यह भी कॉग्निटिव नॉलेज है। लेकिन यहां पर रीजनिंग की मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, तर्क की विधाएं यूज होती हैं, जिनमें से पहली विधा होती है जिसे कहते हैं आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव नॉलेज, इंडक्टिव मेथड्स, आगमनात्मक विधि, और दूसरी विधि होती है डिडक्टिव नॉलेज जिसे कहते हैं निगमनात्मक विधि। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करूंगा। आगमनात्मक विधि का अर्थ है कि हमारे सम्मुख किसी विषय पर जिस पर नैतिक न्याय वाक्य जनरेट करने हैं, नैतिकता बतानी हमें चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए हैं, तो हमें उस विषय के संबंध में सारे तथ्य इकट्ठे करने होंगे। सारे तथ्यों को एकत्रित करने के बाद हम उन स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स में से हम जनरल को या जनरल जजमेंट्स को निकालते हैं। तो इसे जनरलाइजेशन, स्पेसिफिक टू जनरल में जाने की विधि है जिसे इंडक्टिव नॉलेज कहते हैं, आगमनात्मक विधि कहते हैं। जैसे गणित में सामान्य वाक्य जनरेट किए जाते हैं, सामान्य नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है। सामान्य नियम है कानून, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि धारा 302 के अंतर्गत अगर कानून बनाया गया है कि आजीवन कारावास और अर्थदंड या मृत्युदंड, तो ये एक जनरल वाक्य है। तो सभी परिस्थितियों में जहां जहां किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की हो गई, तो ये सामान्य नियम वहां पर लागू होगा। अब इस सामान्य नियम को बनाने की विधि है इंडक्टिव नॉलेज, और इस सामान्य नियम की उपस्थिति के पश्चात
किस तरह की से इसे अप्लाई किया जाएगा, वहां डिडक्टिव नॉलेज होता है, जहां सामान्य नियमों से विशेष नियमों को प्राप्त किया जाता है, विशेष परिस्थितियों को प्राप्त किया जाता है। तो मेरे एग्जाम्पल में, धारा 302 के एग्जाम्पल में, किस व्यक्ति को मृत्युदंड देना है, किन परिस्थितियों में किसे कितना कारावास देना है, ये डिडक्टिव नॉलेज का एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि दोनों ही ज्ञान के तरीके हैं, दोनों ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, दोनों ही नैतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन इंट्यूशनलिस्ट कहते हैं कि नैतिक ज्ञान इंट्यूशन से ज्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं, ज्यादा सटीक प्राप्त होते हैं, और तर्क शक्ति के माध्यम से सटीक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ भ्रम बना होता है। तो हम इनको अंतर के रूप में अगर देखें, तो अंतर स्थापित करते हुए अगर मैं आपको इनको एक टेबल के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, तो एक तरफ मैं मोरल इंट्यूशन ले लेता हूं, एक तरफ मैं मोरल इंट्यूशन ले लेता हूं, और दूसरी तरफ मैं मोरल रीजनिंग की बात करता हूं। तो जैसा कि हमने देखा कि मोरल इंट्यूशन समझ या अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, समझ, अंडरस्टैंडिंग और डायरेक्ट परसेप्शन सीधे आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है बिना किसी प्रक्रिया, मस्तिष्क पे किसी तरह की रीजनिंग फैकल्टी का यूज नहीं कर रहे, लॉजिकल फैकल्टी यूज नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो मोरल इंट्यूशन है। वहीं मोरल रीजनिंग की बात करें हम, तो इसमें हमें तर्क की सभी विधाओं को प्रयोग में लाना पड़ता है, तो ये तार्किक ज्ञान होता है जिस पर मेंटल फैकल्टी का भरपूर प्रयोग किया जाता है। मोरल इंट्यूशन से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कम समय में ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होता है और इंस्टेंट नॉलेज होता है, तो ये कम समय में, इन नो टाइम वी कैन जनरेट मोरल जजमेंट और मोरल प्रोपोजिशन। जैसे कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे सामने कोई दीनहीन व्यक्ति या भिखारी आता है और मैं उसको निकाल के 10 रुपए दे देता हूं, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता हूं, तो वो मेरा जो ज्ञान है, नैतिक ज्ञान है, वो मोरल इंट्यूशन है, जो कम समय में बिना किसी विचार विमर्श के प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, इसमें समय अधिक लगता है, मोरल रीजनिंग में अधिक समय इन्वॉल्व हो जाता है। यह ज्ञान सदैव अपूर्ण, ये मोरल इंट्यूशनिस्ट कहते हैं कि ज्ञान सदैव अपूर्ण होता है, कभी भी आप ज्ञान से संबंधित पूरे फैक्ट्स एकत्रित नहीं कर सकते। यहां पर मोरल रीजनिंग करने वालों को लगता है कि उनका ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। इसी आधार पर रॉस ये कहते हैं कि मोरल इंट्यूशन के आधार पर नैतिक वाक्य अधिक सही होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक समय में अगर हम बैठ जाएं कि हमें सारे के सारे फैक्ट्स एकत्रित करने हैं नैतिकता से संबंधित, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो हमें गट फीलिंग से, इंट्यूशन से जो ज्ञान प्राप्त है वो ज्ञान परफेक्ट नॉलेज है। तो ये इस तरह से हम इधर पर इन दोनों के बीच अंतर स्थापित कर सकते हैं, और इसके आधार पर हमने ये देखा कि किस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता था। अब आप देखिए कि ये 150 प्रश्न शब्दों का प्रश्न था, इसको इस तरह से शुरुआत में समझा के उसके बाद टेबल बना के अंतर स्थापित किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि मेरी पुस्तक के पृष्ठ 20 में ठीक इसी तरह का एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, जिसमें मैंने नैतिक अंतर्ज्ञान और नैतिक तर्क शक्ति को अलग अलग करके रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक से सारे के सारे प्रश्न सीधे तौर पर पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछे गए हैं मतलब आपको ये प्राप्त हो सकते हैं, और जिसने भी इस पुस्तक का अच्छे से अध्ययन किया है वो आसानी से इस पेपर को पूरा कर सकता है। अगले भाग में मैं फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ आऊंगा और उनका आपको एक आदर्श हल किस तरह से लिखा जाना है यह प्रदान करूंगा। ठीक है, और इस पुस्तक को अधिक से अधिक लाइक करें, इसको वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और इस पुस्तक को अगर खरीदना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर अमेज़न से आप इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद।